वेलकम दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं अजहर आपके सामने लाइव आया हूं। मेरे साथ बहुत ही मेरे ख़ास दोस्त मिस्टर अमित दत्ता, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च है उनका, और उनसे मैं बातचीत करने के लिए ये लाइव कर रहा हूं। ख़ास करके पिछले एक रोज़ कबल या एक रोज़ पहले आप लोगों ने सुना होगा WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जानी जाती है, उन्होंने एक प्रेस मीट किया और एक बात उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स जो है ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न के तौर पर जो है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो भी उन्होंने कहा है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर उन्होंने फिर से एक कोविड जैसा ही एक मामला पेश किया है लोगों के सामने। आखिर ये बार बार पिछले 2-2.5 सालों से इस किस्म का जो मामला क्यों पेश आ रहा है और ये क्या माजरा है इसके पीछे, तो इसके ताल्लुक से हम लोग बात करते हैं मिस्टर अमित दत्ता, जो कि बहुत जाने माने साइंटिस्ट है और इस फील्ड पर वो काफ़ी रिसर्च रखते हैं, वो महारत रखते हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर अमित दत्ता, मामला है कि पिछले 2 साल से हम लोग एक पैंडेमिक का शिकार हुए हैं। आखिर उसके पीछे मामला क्या है, उसके पीछे राज क्या है? इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी तब्दील हो रही है और एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है, और दुनिया में अलग अलग तरह का मामला पेश आ रहा है। तो अमित दा से पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या मामला है। अजहर भाई और सभी को बता रहा हूँ, सीधी तरीके से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पर्टिकुलर इम्प्रेशन या छवि आप बोल सकते हो, ये लाया जा रहा है धीरे धीरे। और पैंडेमिक का बात अगर हम बोलें तो पैंडेमिक तो हम कोविड से ही हम लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक का कैसे कैसे चल रहा है चीज़। और ये 2 साल पहले ये चीज़ शुरू हुआ है और नई तरीके से फिर से ये चीज़ हो रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक कमर्शियल आस्पेक्ट है जी, इंटरनेशनल कमर्शियल आस्पेक्ट है, जिसमें आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, फार्मा लॉबीज़ और पर्टिकुलर बहुत सारे देश का जो फिनेंशियल बैकिंग्स का जो सिस्टम्स के जो लोग, जिसको हम लोग कर्णधार बोलते हैं बंगाली में, मतलब के मेन फाउंडेशन वाले लोग, तो ये लोग इसमें शामिल हैं। इन लोगों का एक प्रॉफिटेबिलिटी का मैटर है। और यहाँ पे बहुत तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये एक फोर्सफुल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेज अभी ये चल रहा है हम लोगों में। यानी इसके पीछे आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन मतलब ये करते हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, हाँ। इसके पीछे क्या वही लोग हैं जिनके हाथों में दुनिया की इकोनॉमी है? जो लोग इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्या वही लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एकदम डेफिनेटली। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये मंकी पॉक्स वाला जो चीज़ अभी पिछले दिन यानी कि कल ये आया, WHO ने किया। अगर आप सही तरीके से देखोगे जो उनका प्रेस स्टेटमेंट है टेड्रोस का, तो उसमें आप देखिएगा कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो IHR यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, और जो पर्टिकुलर ये इमरजेंसी के लिए, पर्टिकुलर मंकी पॉक्स के लिए और कोविड के लिए भी था, एक इमरजेंसी कमेटी था। तो ये लोग उसमें वो टेक्निकली डिसाइड करते हैं, साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि आखिर में ये चीज़ सच में क्या इंटरनेशनली थ्रेट है, क्या ये इसको हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, केस स्टडीज़ को देखा जाता है। तो वो इमरजेंसी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, पहला जो मीटिंग हुआ था उन लोगों का, तो उसमें भी वो लोगों ने इसको माना नहीं। तब क्या उसका करीब 3600 के करीब उसका केसेस था। एक मिनट अमित दा, एक इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि WHO, जो कि हेल्थ रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया में जो हेल्थ सेक्टर में जो काम करती है, उनके साथ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इकोनॉमी का क्या मामला है। मतलब जो लोग बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं
WHO तो एक अलग संस्था है जो हेल्थ रिलेटेड मामले को देखती है, तो आप इसके साथ उनको कैसे जोड़ रहे हैं? और दूसरी बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका जो मामला है IHR, जो आपने कहा कि जो एक बॉडी है, उन बॉडी से इनका क्या माजरा है? ये जो मंकी पॉक्स उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके साथ जो है IHR का क्या मामला है? इससे क्या लिंक करते हैं आप? हाँ, इसमें देखिए मैं उनका जो प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, टेड्रोस जी का प्रेस स्टेटमेंट, तो उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने 4 चीज़ मेंशन किया है, 4 ग्रुप मेंशन किया है, और कुछ मेजर्स यानी रिकमेंडेशन उन्होंने किया कि उसमें मेजर्स लेना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने जो डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट टूल्स, ये सारा चीज़ मेंशन किया है। डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट टूल्स में ये वैक्सीन्स आते हैं, टेस्ट किट्स आते हैं, और बाकी सारा सब कुछ आता है। तो ये चीज़ जबकि मैं जो बोल रहा था पहला मीटिंग में, तो उन लोगों का जो था क्लियरली 3000 केसेस, मतलब 3500 केस के करीब, अभी ये 16000 केसेस है, 16400 के करीब। तो इसमें उन लोगों ने ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की, जबकि ये मंकी पॉक्स का जो वैक्सीन इट्स सिमिलर टू आपका जो ये डिजीज़ बहुत पहले से ही है, ये आज नहीं, करीब 30 साल पुराना डिजीज़ है ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता रहता है। तो ये इस वैक्सीनेशन के ऊपर काम मेनली इसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन और चिकन पॉक्स वाला वैक्सीन, इस सारे चीज़ को ही इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सेम कैटेगरी ऑफ डिजीज़ेस है और वायरसेस है। तो इसमें इसी चीज़ को 2016 में जो US FDA है, तो उसमें इसको अनुमोदित किया गया है वैक्सीनेशन को, इसका पहला स्टेज को। उसके बाद 2018 में, और उसके बाद ये 2019-20 में दोबारा से इन लोगों ने इस वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। और इसका एक स्मॉल पॉक्स का जो पर्टिकुलर वायरस स्टॉक पीलिंग चीज़ है, तो वो चीज़ टोटली एकदम US सोवियत यूनियन इन दोनों के पास ही है, ये लोग मेंटेन करते हैं। ये डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्वेंशन के तहत ये लोग मेंटेन करते हैं, और इसको डिस्ट्रॉय करने का भी चीज़ था उसमें। खैर वो मैटर नहीं है। अब ये कंपनीज़ को ये लोग देते हैं, और ये कंपनी पहले से ये तैयार है इस वैक्सीन को लेके। ये करीब आपका मान सकते हो कि करीब 30 करोड़ वैक्सीन ऐसा रेडी है ऑलरेडी, और ये चीज़ US के हाथ में है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के हाथ में है। ये कंपनी स्पेसिफिकली ये चीज़ को तैयार करते हैं, और अभी तो इसमें और भी 2-4 कंपनी अपना रेस में शामिल हो चुका है। मैंने बेसिकली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये मंकी पॉक्स जितना फैटल है कि नहीं है, इस असेसमेंट को छोड़ के WHO ये डायग्नोस्टिक टूल्स और ट्रीटमेंट प्रोसेस को ज़्यादा इनकरेज कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और WHO के पैनल्स में आने वाला जो वैक्सीन प्रोग्राम्स है, तो इन लोगों का एक रिलेशन है। जबकि जो टेक्निकल कमिटीज़ है जो मंकी पॉक्स के लिए इमरजेंसी और IHR का जो रेगुलेशन है, इसको भी ओवरकम करके, ओवर रूल करके टेड्रोस डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, उन्होंने ये सिद्धांत खुद के अमृत में लिया है, पर्सनल अमृत में लिया है। और ये मैं सोचता हूँ कि टेक्निकली ये पूरे चीज़ और लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पूरा चीज़ उनका जो पोजीशन है, पोजीशन को वो मिसयूज़ करके ही ये चीज़ उन्होंने किया है। और इसके साथ एक कमर्शियल इनकम तो ओबियसली है। जैसे मैंने आपको बोला कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, इन लोगों को FDA पहले से अप्रूवल दे के रखा है। अब ये लोग सारे जगह पे ये चीज़ करेंगे, और जैसे कोविड के शुरुआत में हुआ, अब ये मंकी पॉक्स के लिए दोबारा ये फिर से रिपीटेशन होने वाला है या हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाला चीज़ है, और ये इट्स ए थ्रेट हम सब के लिए। इसको और बहुत तरीके से हमको क्या बोलते हैं उसको कॉन्शियस और अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ को लेके। यानी आप ये कहना चाह रहे कि फिर से दुनिया के ऊपर इस तरह का कोविड पैंडेमिक जैसा ये लोग फिर से कुछ थोपना चाह रहे हैं। आपने कहा कि ये भी कहा कि इस दौरान आपने ये भी कहा कि मंकी पॉक्स जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहले से ही था, और इसी किस्म का जो मामला फिर से ये लोग बिना कंसल्टेशन का, यानी DG वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने किसी के साथ या हेल्थ कमेटी के साथ उन्होंने इसको लेकर के डिस्कशन नहीं किया। उसके किया है, लेकिन उनके जो रिकमेंडेशन है उनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते। यानी उन लोगों का रिकमेंडेशन को जो है उन्होंने नहीं माना।
अपनी कमेटी का रिकमेंडेशन। और इनके साथ मिस्टर अमित दत्ता ये कहना चाह रहे कि मिस्टर टेड्रोस जो है डीजी WHO, इनका साठगांठ जो है इकोनॉमिक और जो लोग ये सब करते हैं, कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, या कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो या फार्मा लॉबी हो, इनके साथ कुछ साठगांठ है इनका, तभी जाकर के ये रिकमेंडेशन को नहीं मानते और उसके ऊपर जाकर के इन्होंने ये फैसला लिया और दुनिया वाले को ये थोपना चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हेल्थ इमरजेंसी आया हुआ है और फिर से दुनिया को जो है ये WHO के खुद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है उसके लिए भी ये एक इमरजेंसी है जी, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस और जैसे वर्क प्रोसेस WHO के अंदर होता है उसको भी ये ओवर रूल करके काम कर रहे हैं। तो अभी ये WHO मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको ये देखना ज़रूर चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव है, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जीक्यूटिव है, उनका पावर्स और WHO मेंबर कंट्रीज़ के पावर के अंदर ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको WHO के जो मेंबर कंट्रीज़ है, इसको अगर आप इलेबोरेट करते हैं कि आखिर मेंबर कंट्रीज़ जो है इस किस्म का, अगर WHO के जानिब से अगर कुछ बातें आती हैं कि एक हेल्थ इमरजेंसी है, क्या ये लोग WHO के जो मेंबर कंट्रीज़ है ये लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे कि अपने पास जो मैकेनिज़्म है, जो अपने पास जो साइंटिस्ट है, अपने पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंट्रीज़ का इदारा जो है, अलग अलग इदारा जो है, जो लोग क्रॉस चेक करेंगे या फैक्ट चेक्स करेंगे कि जो भी WHO बोल रही है वो आखिर सही है कि नहीं, वो ये सारी चीज़ें मानेंगे कि तभी मानेंगे जब इनके जो इंटरनल कमिटी है या इनके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ WHO जो कह रही है वो सही है। आखिर ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का कोई भी देश या मुल्क ये आंख बंद करके इसको कैसे मान लेगी कि WHO जो भी कह रही है वो सही है। ये एक ये कहना चाह रहे हैं। ये कोविड के समय भी हुआ है, इस समय भी कर रहा है। कोविड के समय ये चीज़ एकदम पीछे किसी की तरफ मतलब लुका छुपी के तरीके से किया गया, लेकिन इस समय ये पूरा क्लियर कट है क्योंकि उसका जो प्रेस स्टेटमेंट आया है उसी में वो चीज़ झलक रहा है। जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन है उस चीज़ में वो चीज़ झलक रहा है। और दो मीटिंग्स हुआ है, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में भी इन्होंने पूछा, जो डीजी को पूछना चाहिए इमरजेंसी कमेटी को, कि ये हेल्थ कॉन्सर्न है कि नहीं इंटरनेशनल। सेकंड मीटिंग में भी सेम तरीके से उन्होंने पूछा कि वो लोग सेम तरीके से केस स्टडीज़ और दूसरा सारा चीज़ फैक्ट चेक्स करके बताया है। और हेल्थ रेगुलेशन का जो पैटर्न है, जो उन्होंने खुद ही अपना प्रेस स्टेटमेंट में दिया है कि 5 चीज़ को देखा जाता है। किसी भी चीज़ को हम अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोल के, इंटरनेशनल काउंसिल बोल के डिक्लेयर करते हैं, तो वो 5 चीज़ के अंदर ज़्यादातर पॉइंट्स में ही ये चीज़ को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर भी उन्होंने इस चीज़ को पिछला एक्सपीरियंस के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से सोच के खुद के तरीके से इन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया या डिक्लेयर किया खुद के एग्जीक्यूटिव पावर से, ये चीज़ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये चीज़ एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। WHO सिस्टम का ये रिफ्लेक्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर इन्होंने जो डिक्लेयर किया है ये ऑटोक्रेसी लाना चाह रहे हैं WHO के अंदर, और सब चीज़ को ओवररूल करके ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के ज़रिए से इन्होंने ये डिक्लेयर किया। ये बहुत ही गंभीर मसला है। देखिए, बात ये है कि मिस्टर अमित दत्ता, आवाम जो है, जो हमारे जो सिटीजन्स है या जो नागरिक होते हैं, वो लोग साइंटिफिक फैक्ट्स और इतने सारे टेक्निकलिटीज़ को वो लोग नहीं जानते। उनके साथ जो रोज़ी रोटी का मसला है, उनके साथ जो उनके बिज़नेस का, कारोबार का, नौकरी का, ये सब जो मामला है वो ज़्यादा मायने रखता है। वो नहीं जानते कि कौन WHO है या कौन सरकार है या कौन किस मुल्क में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारे लिए या आम पब्लिक के लिए जो है वही कंसर्न है कि नौकरी और रोज़ी रोटी और कामकाज वो मसला है। तो इससे जिस तरह से 2 सालों में लोगों की नौकरियां गईं, लोगों का कामकाज ख़त्म हो गया, दुनिया भर में इकोनॉमी
पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ है और कई सारे मुल्क का इकोनॉमी जो है क्रश हो गया है। जैसे आप श्रीलंका का उदाहरण है, और भी लाइन में बहुत सारे मुल्क है। हमारा भारत का भी इसी तरह का इकोनॉमी जो है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और रुपया का रेट गिरता जा रहा है, और आप हर जगह जो है त्राही त्राही मचा हुआ है। तो इसके ताल्लुक से आम पब्लिक को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम है कि आप जो हम लोग सभी मिलके फेस किए हैं कि कोरोना के समय जो थ्रेट्स हम लोगों के ऊपर आया है, जो प्रेशर्स आए हैं, जो भी तकलीफ़ें हम लोग झेले हैं, तो इस बार का जो चीज़ है ये और भी ज़बरदस्त तरीके से होंगे। हम बोल ही सकते हैं इसको करीब कोरोना से 10 से 12 गुना ज़्यादा ये चीज़ होगा, क्योंकि हम सभी को इसको झेलना पड़ेगा और ये चीज़ पूरा सबको दिखाई देगा। फिर भी ये एक प्रेशर रहेगा, उससे हम लोग जो है अभी से हम लोगों को ये प्रोटेस्ट का वॉइस और स्पीक आउट करने का वॉइस हम लोगों को बोलना चाहिए। सरकार मतलब यानी जो भी है सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए और इस किस्म का मामला जो है दोबारा फिर से ना घटे। पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर और कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक कुछ नहीं जानती है फिर तो उनको फिर से घर में बंद कर दिया जाएगा और उनके बच्चों का ये सारे विषय में गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए। जो बेसिक राइट्स है, हेल्थ राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, लोगों का पॉलिटिकल राइट्स है, ये पूरा सही ढंग से पूरा दुनिया में रहे, खासकर हमारे देश में रहे। ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, फूड और सर्वाइवल के जो इश्यूज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को ध्यान में रखें। हाँ, पब्लिक हेल्थ कॉन्सर्न अगर है कुछ चीज़, अगर सरकार सोचती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और केस स्टडीज़, उस हिसाब से देख के सरकार उसका सिद्धांत ले कि पब्लिक लाइफ को हैम्परिंग के तरफ ना जाए, क्योंकि ये चीज़ और भी ख़तरनाक डिज़ास्टर होगा और इस डिज़ास्टर की तरफ ही ये लोग इंगित कर रहे हैं, यानी कि दिखा रहे हैं अपने सोच को। तो ये एकदम मतलब कि कोविड से भी ज़्यादा डिज़ास्टर का एक बात समझ में नहीं आया। आपने कहा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख करके ये सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सरकार तो कुछ भी कर सकती है, फिगर्स बढ़ा सकती है, फिगर घटा सकती है। उनके जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के जिस तरह का मामला आएगा, जहां पर मामला आएगा, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार बढ़ा भी सकती है, सरकार घटा भी सकती है, जहां पर सरकार को सूट करती है मामला। तो मामला सरकार का सर्वाइवल या पॉलिटिशियंस का सर्वाइवल का नहीं है, मसला है आवाम का सर्वाइवल का। आवाम कैसे सर्वाइव करे और आवाम कैसे कॉन्शियस होना है इस विषय में। उनका आवाम का वॉइस अगर स्ट्रांग होगा तो सरकार भी किसी चीज़ को करने में तकलीफ में आएंगे। तो आवाम जितना जागरूक होगा इस विषय में तो उतना ज़्यादा ही सरकार के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर हम आप बोले या कुछ लोग मिल के बोले, वो प्रेशर सरकार के ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तकलीफ दे हो रहा है, लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो उसमें आप आवाम को ही वो वॉइस उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और सरकार को उंगली से दिखाना पड़ेगा कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जी ठीक है अमित दा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने ये कहा कि आवाम को जागरूक होना पड़ेगा और आवाम को खुद को समझना पड़ेगा कि अगर इस किस्म का कुछ मामला पेश आता है और सर्वाइवल का मामला अगर उसमें जुड़ा हुआ है, इंसान को खुद ब खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या वो अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने घर बार और अपने दोस्त यार अहबाब जो भी हैं उनके साथ, उनके सर्वाइवल को भी सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में अमन और चैन और शांति। बात है कि इस डिजीज़ को, जो डिजीज़ आया है और जिसको थ्रेट बोला जा रहा है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशंस आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए। ये एक पहला बड़ा हथियार है आपके लिए। इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। जो कोविड में आप लोग पहले ही डरे हुए थे या आप कंफ्यूज थे, उस चीज़ को ओवरकम कीजिए। अभी इस समय इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा सही फैक्ट है, कौन सा सही फैक्ट नहीं है। चाहे डॉक्टर्स बोले या चाहे वो दूसरा कुछ बोले, वो बोलेंगे या बोलते रहेंगे, लेकिन हम खुद से ही इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज से। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सच है, ये डिजीज़ कितना फैटल है,
इस डिजीज़ में इन्फेक्शन रेट कैसा है, जो प्रिलिमिनरी हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं, जो हम लोगों के खुद के अवेयरनेस वाला चीज़ में आता है, तो उसी चीज़ को आप लोग जानिए। ये आपका प्राइमरी हथियार है हम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित दत्ता जी, जो कि आप लोगों के सामने बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकलिटीज़ उन्होंने रखा, और जो भी हेल्थ रिलेटेड जो मामला है उन्होंने सामने रखा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा। और आने वाले दिनों में इस तरह का अगर कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप लोग थोड़ा सोच समझ करके हर बात जो है आंख मूंद करके मान लेंगे। अगर इस तरह का काम करेंगे तो सबों के लिए खतरा है, और उम्मीद है कि आप लोग सोच समझ के इस पर गौर फिक्र करेंगे, और आंख मूंद करके हर चीज़ को, चाहे कोई भी हो, अथॉरिटीज़ हो, कोई भी हो, उनकी बातों को आंख मूंद करके मान नहीं लेंगे। और आने वाले दिनों में सर्वाइवल के ऊपर जो है, आपकी सर्वाइवल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस पर गौर व फिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।